सरदार, एक बहुत ही बुरी खबर है। बताओ सांबा, क्या बुरी खबर है? सरदार, आपके भाई डाकू मंगल सिंह को राजा ने बंदी बना लिया है और उसे अपने महल के कैद खाने में कैद कर रखा है। सरदार, एक सूर्या नाम का आदमी है, उसने ही आपके बड़े भाई को पकड़वाया है। और यहाँ तक ही नहीं, आपके भाई ने जो खजाना लूटकर इकट्ठा किया था, उसमें से उसने कुछ खजाना अपने पास रख लिया है। यह तुम क्या कह रहे हो? मेरे बड़े भाई डाकू मंगल सिंह को कैद करने वाली ऐसी कोई भी जेल नहीं बनी जो उन्हें कैद कर सके। जरूर उनके साथ कुछ घटित हुआ होगा जिसकी वजह से उन्हें उस राजा ने कैद कर लिया होगा। पूरे विस्तार से बताओ मुझे सांबा कि मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे हुआ। सरदार, एक सूर्य नाम का आदमी है, उसने ही आपके बड़े भाई को पकड़वाया है। और यहाँ तक ही नहीं, बल्कि उसने आपके भाई ने जो लूट का खजाना इकट्ठा किया था, उसमें से उसने कुछ खजाना अपने पास भी रख लिया है। मेरे भाई को कैद करवाने वाले उस शख्स को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे भाई को पकड़वा कर अच्छा नहीं किया। उसे इसका बहुत पछतावा होगा, क्योंकि उसने मुझसे दुश्मनी मोल ली है, वो भी डाकू भवानी सिंह से। कहानी फिर से वहीं से शुरू होती है जहां पर सूर्या ने उस डाकू मंगल सेन को पकड़वाया था। सूर्या ने जो उस हवेली से धन लिया था, वह उसी धन से एक अच्छा घर बनवा लेता है और साथ ही साथ में अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए एक दुकान भी खोल देता है। सूर्या, मेरे पास 100 बोरे अनाज के हैं, तुम मुझसे उन्हें किस भाव में लोगे? जरा सही दाम लगाना सूर्या, मैं हर बार तुम्हारे पास ही आता हूँ। चंदू, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें कभी भी गलत दाम बताए हैं? मैं तुमसे उसी दाम पर खरीदता हूँ जिस दाम पर बाकी सभी लोगों से खरीदता हूँ। मैं तुम्हारे 100 बोरे अनाज का दाम 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लूँगा। बोलो, यदि सही लगा दाम तो दे जाओ, और यदि सही नहीं लगा हो तो ले जाओ। हाँ हाँ सूर्या, मुझे अच्छा लगा दाम, तुम मेरे सारे बोरे ले लो और जल्दी करना सूर्या, जरा मुझे जरूरी काम है। भीमा, चंदू की बैलगाड़ी से सारे बोरे उतार दो और सारे बोरे गोदाम में रख देना। पता नहीं कब कैसा मौसम बन जाए। इतना सुनकर भीमा चंदू की बैलगाड़ी से सारे बोरे उतारने लगा और चंदू पैसे लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब वह रास्ते से जा रहा था, तभी उसे उसके गांव का किसान मिला। चंदू, तुम अपनी फसल कहाँ बेच कर आ रहे हो और क्या दाम मिला था तुम्हें? जरा मुझे भी तो बताओ, मुझे भी अपनी फसल बेचना है। अपने गांव का सूर्या है ना, मैं हर साल उसी को अपनी फसल बेचता हूँ। यदि तुम्हें भी अच्छे दामों में अपनी फसल को बेचना हो तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम सिर्फ सूर्या के ही पास जाना। सभी किसान भाई सूर्या के पास ही अपनी प्रति हर वर्ष की फसल बेचते थे, क्योंकि सूर्या एक अच्छा आदमी के साथ एक नेक दिल का इंसान भी था। फिर एक दिन एक खजाने की खोज करने वाला व्यक्ति अपने साथी से बात कर रहा था। मेरे पास पूर्वजों का परसों पुराना खजाने का नक्शा है। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं इस खजाने के नक्शे को लेकर खजाने की खोज करने के लिए निकल पड़ता हूँ, लेकिन फिर मेरा शरीर मुझे जवाब दे देता है कि इस उम्र में मैं कौन कौन सी मुसीबत का सामना करूँगा। कोई मुझे हट्टा कट्टा नौजवान मिल जाए तो मैं सोचूं उस खजाने के बारे में। सुनिए मालिक, ऐसा एक व्यक्ति है, हमारे पड़ोसी गांव में एक नौजवान रहता है। उसने भी खजाने की खोज की थी और यहीं तक नहीं, उसने उस डाकू मंगल सिंह को ही पकड़वाया था। यदि आप बोलें तो मैं उसके पास जाकर आपके साथ खजाने की खोज का प्रस्ताव रखूं। हाँ हाँ, बिल्कुल मुंशी जी, नेकी और पूछ पूछ, इसमें पूछना क्या है। आप आज ही जाइए और उस नौजवान से कहिए कि मैं उसे अपने साथ खजाने की खोज के लिए साथ चलने का प्रस्ताव रखता हूँ, और यदि उसने मुझे वह खजाना ढूंढ निकाला तो मैं उसे खजाने का आधा हिस्सा भी दे दूँगा। ठीक है जमींदार जी, मैं ऐसा ही कहूँगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, मैं सीधा सूर्या के पास ही जाता हूँ, उससे आज ही कहता हूँ इस बारे में। इतना कहकर मुंशी जी वहां से चले जाते हैं और वह
सूर्या के पास आ जाते हैं। सूर्या अपने घर के बाहर आंगन में बैठा हुआ था। तभी मुंशी जी उसके पास पहुंच जाते हैं। क्या तुम्हारा ही नाम सूर्या है जिसने कुछ महीनों पहले खजाने की खोज की थी और साथ ही साथ उस डाकू मंगल सिंह को ही पकड़वाया था? जी, मेरा नाम ही सूर्या है और मैंने ही खजाना ढूंढ निकाला था। बताइए, आपको मुझसे क्या काम है और आप कौन हैं? जी, मेरा नाम श्यामलाल है। मैं आपके गांव के पड़ोसी गांव के जमींदार जी का खास मुंशी हूँ। मुझे उन्होंने ही भेजा है। बात दरअसल यह है कि हमारे जमींदार जी के पास खजाने का नक्शा है और वह उस खजाने को पाना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है, परंतु मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मुंशी जी? वह एक निडर, निर्भीक, हट्टा कट्टा नौजवान और विश्वास पात्र व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो उन्हें उस खजाने को खोजने में मदद कर सके। और यह सारे गुण तुम्हारे अंदर हैं और जमींदार जी ने तुम्हारे लिए यह प्रस्ताव भेजा है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि अगर उन्हें खजाना मिल जाता है तो वह उस खजाने को आधा आधा बांट लेंगे। सूर्या कुछ देर सोचता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है, मुंशी जी, मुझे इस विषय पर सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। मैं आपको 1 या 2 दिन में अवश्य ही बता दूंगा आपके जमींदार जी के साथ जाने के लिए। ठीक है, तो फिर मैं अब चलता हूँ। तुम बता देना, हो सके तो जरा जल्दी बताना। मुंशी जी वहां से चले जाते हैं और वहां जब वह दोनों लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी चुपचाप खड़े होकर सूर्या की पत्नी उसकी बातें सुन रही थी। जब सूर्या घर के अंदर गया तो उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, जब आपसे वह मुंशी जी बात कर रहे थे तब मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी। वैसे आपको वह खजाना ढूंढने के लिए अवश्य ही जाना चाहिए। वैसे कह तो सही रही हो तुम, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरा इतना अच्छा कारोबार चल रहा है तो कहाँ मैं यह खजाने की खोजने के चक्कर में पड़ जाऊँ। आपका कहना सही है जी, लेकिन आपको तो मुसीबत भरे काम करने का बहुत ही शौक है। आपको वह काम करने में आनंद भी आता है, तो फिर क्यों ना आप इस सफर पर जाएं। मैं आपसे यह सब इसीलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे खजाने का लालच है, बल्कि इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको यह मुसीबत भरे काम को करने में उत्साह मिलता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। मैं कल ही जाकर उन जमींदार जी से मिलता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वह जल्दी से जल्दी खजाने की खोज करने के लिए चले। सूर्या सुबह होते ही उन जमींदार जी के पास जाता है और उनके पास पहुंचकर, जमींदार जी, यही वह नौजवान है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। इसी ने खजाने की खोज की थी। अच्छा, तो तुम्हारा ही नाम सूर्या है। मुंशी जी के मुख से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। क्या वह सभी बातें सच सुनी हैं क्या मैंने? हाँ जमींदार जी, आपने वह सारी बातें सच सुनी हैं। बेटा, मैं एक बहुत ही बड़े जमींदार परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी के लिए बहुत सारा धन छुपा कर रखा था, लेकिन मेरे पिताजी ने उस खजाने को खोजने की कोशिश ही नहीं की और जब उनकी मृत्यु हुई तो वह उस खजाने का नक्शा मुझे सौंपकर स्वर्ग सिधार गए। लेकिन मेरा अब कोई वारिस नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी खजाने को खोजने में मदद करो। ठीक है जमींदार साहब, मैं आपके पूर्वजों का खजाना खोजने में अवश्य ही मदद करूँगा। आप बताइए, हम लोगों को खजाना खोजने के लिए कब निकलना है? बेटा, तुम्हारा उत्साह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम मेरे खजाने को अवश्य ही खोज निकालोगे और यदि तुमने वह खजाना खोज निकाला तो मैं तुम्हें उस खजाने में से आधा हिस्सा भी दूंगा। ठीक है, अब आप मुझे यह बता दीजिए कि हम लोग खजाने की खोज के लिए कब निकल रहे हैं। यदि आप मुझे यह बता देंगे तो मैं अपनी तैयारी जल्दी से कर लूँगा। बेटा, हम लोग कल ही अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए निकल रहे हैं। तुम आज ही अपने सारे ज़रूरी काम कर लो, क्योंकि कल ही हम लोगों को निकलना है। क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है कि नेक काम में कैसी देरी। इतना कहकर सूर्या वहां से चला जाता है और जब वह जमींदार के यहाँ से वापस जा रहा था तो उसका पीछा कोई अजनबी इंसान कर रहा था।
जो कि और कोई नहीं बल्कि डाकू भवानी सिंह का साथी था। सूर्या वहां से सीधा अपनी दुकान पर गया। भीमा, मैं कुछ दिनों के लिए कोई जरूरी काम से गांव से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे वहां से आने में कई महीने भी लग सकते हैं। तुम मेरे विश्वास पात्र व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम पर विश्वास करके यह सब तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। तो तुम मेरे पीछे यह सारा काम काज अच्छे से संभाल लेना। मालिक, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी गैर मौजूदगी में सभी काम अच्छे से संभाल लूँगा। और जब आप मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हैं तो मैं आपके इस विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। अच्छा मालिक, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं, यह आपने नहीं बताया मुझे। भीमा, मैं यह तुम्हें नहीं बता सकता हूँ क्योंकि यह एक खुफिया है। जब यह कार्य हो जाएगा तो मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। तब तक तुम किसी से मत कहना कि मैं कहाँ गया हूँ। ठीक है मालिक, मैं समझ गया। अब आप मुझ पर सारी जिम्मेदारियां छोड़ दीजिए और निश्चिंत होकर आप अपने सफ़र पर जाइए। मालिक, आपका सफ़र मंगलमय हो। इतना कहकर सूर्या अपने घर के लिए निकल जाता है और वह व्यक्ति जो सूर्या का पीछा कर रहा था वह अपने सरदार के पास आ जाता है। सरदार, मैंने आज उस सूर्या का पीछा किया। वह पहले श्यामपुर गांव के जमींदार के पास गया और बहुत समय तक उसी के घर में रहा और उसके काफ़ी समय बाद वह बाहर आया और उसके बाद वह अपनी दुकान पर गया और दुकान पर जाने के बाद उसने अपने नौकर से कहा कि वह किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है, जहां से वह काफ़ी महीनों बाद लौटकर आएगा। मुझे तो लगता है सरदार हो ना हो कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। ठीक है, तो उस खिचड़ी को हम लोग भी खाएंगे। तुम एक काम करो, तुम रात के समय उस जमींदार के यहाँ जाओ और यह पता करो कि आखिरकार चल क्या रहा है उन लोगों के बीच। ठीक है सरदार, मैं रात के समय जाता हूँ और पता करके आता हूँ कि क्या चल रहा है। रात हो जाती है और वह जमींदार के घर जाता है और वह खिड़की से देखना शुरू कर देता है। ये सही रहा, अब मैं अपने पूर्वजों के खजाने को पा लूँगा और मुझे साथी भी अच्छा मिल गया है। आखिरकार मैं अब इतने वर्षों बाद उस खजाने की खोज में निकलूँगा। हाँ जमींदार जी, आप सही कह रहे हैं और सूर्या भी एक अच्छा आदमी है। वह आपको धोखा देने की नहीं सोचेगा। उसके पास इतना सारा धन है कि वह अपने जीवन भर कुछ भी ना करे तो भी वह घर बैठे खा सकता है। अच्छा, तो फिर वह मेरे साथ क्यों जा रहा है? मालिक, उसे खोज करना अच्छा लगता है और चुनौतीपूर्ण कार्य करने में उसे आनंद आता है। तभी तो मैंने जब उससे कहा कि जमींदार जी खजाने की खोज के लिए जा रहे हैं तो उसने जाना नहीं सोचा और आज ही यहाँ आपके पास आकर खजाने को खोजने के लिए कहा। अच्छा, ऐसी बात है। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुंशी जी, अब आप ये सब छोड़िए। मैं कल अपने सफ़र के लिए रवाना हो रहा हूँ, तो आप मेरे अनुपस्थिति में सारे काम काजों का अच्छे से संभाल लेना और आप कल जाकर एक बड़ी सी नाव का प्रबंध करा दीजिएगा और उसमें हमारी यात्रा के बीच पड़ने वाली सभी तरह की सुविधा की वस्तुओं को रखवा देना। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी गैर मौजूदगी में सारा काम अच्छे से संभाल लूँगा। आप बेफिक्र होकर जाइए और मैं कल होते ही आपके लिए एक बड़ी नाव का प्रबंध कर दूंगा और उसमें आपकी ज़रूरत की सारी वस्तुएं रखवा दूंगा। वह लोग यही सारी बातें कर रहे होते हैं और उनकी यह सारी बातें वह डाकू सुन लेता है। अच्छा, तो ये लोग खजाने की खोज में निकल रहे हैं और इनके साथ वह सूर्या भी जा रहा है। ये तो काफ़ी बड़ी खबर है। यदि मैंने ये खबर सरदार को बताई तो वह बहुत खुश हो जाएंगे और क्या पता मुझे कोई बड़ा इनाम भी दे दें। इतना कहकर वह डाकू अपने सरदार के पास जाने के लिए चल देता है और यहाँ सूर्या और सुमित्रा आपस में बात कर रहे होते हैं। सुनिए जी, आप कल खजाने की खोज में जा तो रहे हो ना, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैंने सुना है पुराने ज़माने में लोग अपने खजाने को छुपाने के लिए कई सारी पहेलियाँ बनाया करते थे, जिसकी वजह से उनके खजाने को लूट नहीं पाते थे। और जमींदार जी के पिताजी ने भी खजाना छुपाया होगा, तो ज़रूर उन्होंने भी
कई सारी पहेलियां बनाई होंगी। तुम मेरी चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जमींदार जी के पास वहाँ तक पहुँचने का नक्शा है, जिसकी वजह से हम लोगों को वहाँ पहुँचने में ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी मैं ऐसे ही थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं इस बार पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूँ और मेरे साथ जमींदार जी भी जा रहे हैं, तो भला क्या ही दिक्कत होगी। यह सब तो ठीक है, लेकिन आप अपने साथ ये ले जाइए, क्या पता आपके कब काम में आ जाए। और इतने लंबे सफर के लिए जा रहे हो तो यह आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। अरे इस खंजर की क्या ज़रूरत है, मैं वहाँ खजाने की खोज में जा रहा हूँ कि किसी के साथ लड़ने के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी तुम इतना कह रही हो तो मैं अपने साथ रख लेता हूँ। वह लोग आपस में यही सारी बातें कर रहे होते हैं और वहाँ दूसरी ओर डाकू अपने सरदार को अपनी आंखों देखी बातें बताना शुरू करता है। सरदार, मैं आपके कहे अनुसार उस जमींदार के घर गया था और मैंने वहाँ सुना कि वह लोग खजाने की खोज में जा रहे हैं, जो कि जमींदार जी के दादा ने छुपाया था। और उसके साथ वह सूर्या भी जा रहा है, जिसने आपके बड़े भाई को राजा से पकड़वाया था। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो फिर हम लोग भी खजाने की खोज में चलते हैं। तो क्या सरदार मैं जाकर उस नक्शे को चुरा लाऊं क्या? फिर हम लोग ही उस खजाने तक जाते हैं और फिर हम लोग उस खजाने को रख लेंगे और इन लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अरे बेवकूफ़, तुम पूरे के पूरे बेवकूफ़ ही हो। मैं अगर उस खजाने को पा लेता हूँ तो मेरा एक ही बदला पूरा होगा, जो कि उसने मेरे भाई के खजाने को पकड़वाया था। लेकिन उस बदले का क्या होगा जो उसने मेरे भाई को पकड़वाया? मैं एक ही तीर से दो शिकार करूँगा। सरदार, आप एक तीर से दो शिकार करेंगे? मतलब मैं कुछ समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। आप पहेलियां बुझाना बंद कीजिए और जरा विस्तार से समझाइए। तुम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहोगे। हम लोग उन लोगों का पीछा करेंगे और जब तक वह लोग उस द्वीप पर पहुंच नहीं जाते तब तक हम लोग उनका पीछा ही करेंगे। और जब वह लोग उस द्वीप पर पहुंच जाएंगे तभी हम लोग उन लोगों पर हमला कर देंगे और उसके बाद हम लोग उनसे उनका वह खजाने का नक्शा छीन लेंगे और उन्हें वही खत्म कर देंगे। तो बताओ, मानते हो ना कि एक तीर से दो शिकार कैसे करते हैं? अरे वाह सरदार, ये तो आपने बहुत ही अच्छी योजना बनाई है। हम लोग खजाना हासिल करके अपना लूटा हुआ खजाना भी पा लेंगे और जो उन लोगों ने आपके बड़े भाई के साथ किया है तो उन लोगों को मौत की सजा देकर वह बदला भी पूरा कर लेंगे। अगले दिन सभी लोग उस समुद्र के तट पर आ जाते हैं और यहाँ एक विशालकाय जहाज खड़ा हुआ था जो जमींदार ने अपने सफर के लिए मंगवाया था। सूर्य, कैसा लगा हमारे सफ़र का जहाज देखकर? जमींदार साहब, सच बोलूं तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं इतने बड़े विशालकाय जहाज को अपनी आंखों से देख रहा हूं। अब तो मेरा रोमांच और ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, मैंने मुंशी जी से कहकर हमारे सफ़र की जो भी ज़रूरत का सामान है वह सब कुछ रखवा दिया है। बस अब हम लोगों को निकलना है। मुंशी जी, आप यहाँ ख्याल रखिएगा। हम लोग अब अपने सफ़र के लिए जा रहे हैं। जमींदार जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। वह लोग अपने सफर के लिए चल देते हैं और उनका पीछा करते हुए वह डाकू भी उनके साथ चलते जाते हैं। क्या वह लोग उस खजाने को हासिल कर पाएंगे या फिर उन डाकुओं के हाथों पकड़े जाएंगे? यह सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके अगले भाग में हम यह सब जरूर बताएंगे।